गुड मॉर्निंग बच्चों। इससे पहले वाली वीडियो में हमने सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ा था। ये 8th क्लास की वीडियो है, तो सूक्ष्म जीवों के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। भी सूक्ष्म जीवों को कितने वर्गों में बांटा जाता है, वो किस प्रकार के होते हैं, कितने जैसे वायरस हो गया, जीवाणु, प्रोटोजोआ, कवक, ये सभी सूक्ष्म जीव हैं। तो आज हम ये सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं, किस किस जगह पर पाए जाते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इनमें से कुछ बातें अभी मैं आपको बता देता हूँ। हैबिटेट ये वर्ड है, इसको वासस्थान कहते हैं। मतलब हिंदी में वासस्थान बोलेंगे और इंग्लिश में हैबिटेट। सूक्ष्म जीवों का वासस्थान पूछा जाए या कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, बात एक ही है। और एक और बात, सूक्ष्म जीव एक कोशिका वाले भी हो सकते हैं और बहुकोशिक, मतलब उसमें बहुत सारी कोशिकाएं हो, वो भी होते हैं। एक कोशिक सूक्ष्म जीव को यूनिसेलुलर, और अगर ज़्यादा कोशिकाएं तो मल्टी सेलुलर उसको कहेंगे। तो कुछ सूक्ष्म जीवों में केवल एक कोशिका होती है, उन्हें एक कोशिक सूक्ष्म जीव कहते हैं। और कुछ सूक्ष्म जीव में 2 या 2 से ज़्यादा कोशिकाएं होती हैं, उन्हें मल्टी सेलुलर या बहुकोशिक जीव कहते हैं। एक कोशिक जीव का एग्जाम्पल आप लिख सकते हो जो कल आपने बनाए थे, उनमें से अमीबा, पैरामीशियम, ये सारे एक कोशिक जीव हैं। बहुकोशिक में आप कुछ भी लिख सकते हो। आपके चारों जितने भी जीव आपको दिख रहे हैं, चाहे मक्खी है, मच्छर है, आप खुद भी मनुष्य है, भैंस, भेड़, बकरी, उन सब लिखो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके लिए आपको कोई स्पेसिफिक एग्जांपल देने की जरूरत नहीं। तो आप जो आपको चारों तरफ दिखाई दे उनमें से किसी का भी नाम लिखें, कोई दिक्कत नहीं है, आपको पूरे मार्क्स मिल सकते हैं उस चीज़ के। पृथ्वी पर सूक्ष्म जीव जो होते हैं, पृथ्वी पर प्रत्येक प्रकार के वातावरण में पाए जाते हैं। जो सूक्ष्म जीव हैं पृथ्वी पर हर प्रकार के, यहाँ पे सूक्ष्म जीव आएगा, सूक्ष्म लिखा हुआ है तो आपको सूक्ष्म जीव कर लेना। ये पृथ्वी पर जो सूक्ष्म जीव है प्रत्येक प्रकार के वातावरण में पाए जाते हैं। चाहे वो वातावरण ठंडे से ठंडा हो या गर्म से गर्म हो, चाहे वो धरती हो, चाहे वो आसमान हो, और चाहे वो गहरे से गहरा समुद्र हो या ऊंचे से ऊंचा पहाड़ हो, चाहे वो अंटार्कटिक हो जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, टेम्परेचर माइनस में भी चला जाता है, चाहे वो ज्वालामुखी हो जहाँ पे 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी रहता है, उससे भी ज़्यादा रहता है। तो मानव और अन्य जीवों के शरीर के अंदर भी सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। मतलब सूक्ष्म जीव ड्रास्टिक से ड्रास्टिक कंडीशन का मतलब है ऐसी परिस्थितियाँ जहाँ पे कोई अन्य जीव ना रह पाते, वहाँ भी हमें सूक्ष्म जीव मिल सकते हैं। यहाँ तक कि जहाँ पे अम्लीय गुफाएं होती हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा अम्ल होता है, मैंने डिस्कवरी चैनल पे भी देखा है, तो वहाँ भी सूक्ष्म जीव मिल जाते हैं। तो सूक्ष्म जीव पृथ्वी पर ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ सूक्ष्म जीव ना हो। तो आपको ये सारी बातें लिखनी है। जब आपसे कोई पूछा भी सूक्ष्म जीव कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो आप ये सारी बातें लिख सकते हो। सूक्ष्म जीव ठंडे से ठंडे स्थान से लेकर गर्म से गर्म स्थान, पहाड़, घाटियाँ, समुद्र की गहराई, हर जगह में सूक्ष्म जीव मिलते हैं। अमीबा जैसे कुछ सूक्ष्म जीव अकेले रहते हैं और कवक और जीवाणु समूह में पाए जाते हैं। उसके बाद सूक्ष्म जीव हमारे मित्र हैं या शत्रु, क्योंकि ये लेसन भी हमारा यही है, सूक्ष्म जीव मित्र या शत्रु। तो सबसे पहले तो हम उनके जो सूक्ष्म जीव हमें जो फ़ायदा वो देते हैं, हम उसके बारे में पढ़ेंगे भी सूक्ष्म जीव हमारे क्या क्या काम आते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं मित्र सूक्ष्म जीवों पर। जैसे लैक्टोबैसिलस तो आपको सुना, लैक्टो, जहाँ पे लैक्टो की बात आ गई, हम इसका मतलब दूध से रिलेटेड बात है। और बैसिलस नॉर्मली जीवाणुओं के बारे में होता है, जो छड़ के आकार के जो जीवाणु होते हैं एक किस्म से, तो या कोम में जैसे दिखाते हैं, मतलब छड़ के आकार के जीवाणु होते हैं, बैसिलस ही बोलते हैं। तो लैक्टोबैसिलस है, तो उससे क्या होता है, वो लैक्टो, मैंने आपको पहले ही बताया भी दूध से रिलेटेड बात, जहाँ पे लैक्टो आ गया वर्ड, तो दूध से क्या बनना, दही, मतलब लैक्टोबैसिलस दूध को दही में परिवर्तित कर देते हैं। और दही तो हमारे दैनिक जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुका है। तो आपको पता ही है, दही के बिना तो ना तो हम घी प्राप्त हो सकता है। तो लैक्टोबैसिलस जीव होता है, जो जीवाणु है, वो हमारे इस काम में सहायता करता है। राइजोबियम, ये मैं आपको पहले लेसन में पढ़ा चुका हूँ कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भी सहायता करता है राइजोबियम, 7th क्लास में भी आया हुआ ये चीज़। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में सहायता करता है, और उस नाइट्रोजन स्थिरीकरण करके भूमि की उपजाऊ शक्ति को बढ़ा भी देता है। तो राइजोबियम जो जीवाणु होते हैं, ये दाल वाले पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं, और ये जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है उसको नाइट्रोजन के यौगिकों में बदल देते हैं, जहाँ फिर उन नाइट्रोजन के यौगिक हैं जो मिट्टी में से पौधों के द्वारा जब वो जल को शोषित करते हैं, तो जल में घुली हुई अवस्था में वो पौधे ग्रहण कर लेते हैं। इस तरह पौधों को भी नाइट्रोजन प्राप्त हो जाती है। और अल्टीमेटली इनडायरेक्टली वो नाइट्रोजन हमें भी मिलती है, जब पौधे उस नाइट्रोजन का उपयोग भोजन बनाने में करते हैं। जो भोजन होता है उसके अंदर नाइट्रोजन होती है,
प्रोटीन के रूप में, और प्रोटीन हम लेते हैं। तो इस तरह हम नाइट्रोजन को इनडायरेक्टली राइजोबियम की सहायता से ही ले पाते हैं। यीस्ट की बात करते हैं। ब्रेड, पेस्ट्री, केक और अल्कोहल बनाने में यीस्ट का एक महत्वपूर्ण योगदान है। यीस्ट के बिना ये चीज़ संभव नहीं है। उसके बाद जीवाणु, वैसे लैक्टोबैसिलस भी जीवाणु ही है, राइजोबियम भी जीवाणु है। इनके अलावा जीवाणु और क्या क्या काम करते हैं वो बता रखा है। भी पनीर बनाने में इनका बहुत योगदान है। अचार के निर्माण में भी, इडली और डोसा जो होता है आटे का जो किण्वन करते हैं उसमें भी जीवाणुओं की शायद। वैसे किण्वन जो प्रक्रिया होती है मोस्टली यीस्ट की उपस्थिति में होती है। जो यीस्ट होते हैं ये क्या करते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड की निर्माण करते हैं। इस क्रिया के अंदर, किण्वन के अंदर जो भी वस्तु या जो भी पदार्थ से किण्वन होता है वो धीरे धीरे होता है और वो वायु की अनुपस्थिति में होता है और यीस्ट की उपस्थिति में होता है। ये प्रोसेस जो होती है वो धीरे धीरे होती है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है और अल्कोहल का निर्माण होता है किण्वन प्रक्रम के अंदर। और आशा करता हूँ बच्चों कि आपको ये बातें सारी समझ में आ गई होंगी और आप इनको अपनी नोटबुक में ज़रूर लिखें। ये जो नीचे जो इडली और डोसे की जो बात है आपकी बुक में दे रखी है और वहीं से मैंने लिखी है। तो आप अपनी एनसीईआरटी बुक्स को बिल्कुल अच्छे से रीड करें, उसको समझें। प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कांटेक्ट करें और मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट भी करूँगा। तो बच्चों ध्यान से पढ़ना है और समय का अच्छा उपयोग करना है। धन्यवाद।